इसके बाद में देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, when monochromatic light is incident on a surface separating two media, why does the refracted light have the same frequency as that of the incident light? ये बोल रहा है कि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है। पहले तो ये मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ की लाइट, मतलब ऐसी लाइट जिसमें एक ही कलर हो, ऐसे नहीं कि दो तीन कलर की लाइट मिक्स हो। सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ की लाइट को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। जब ये लाइट इंसिडेंट होती है एक सरफेस के ऊपर जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है, व्हाई डज द रिफ्लेक्टेड लाइट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी? तो ये बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, चाहे वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाए, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो उसका रीजन पूछ रहा है ये। मान लो कि ये कोई लाइट का सोर्स है जो लाइट को एमिट कर रहा है चारों तरफ, और यहां से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ये दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन है। तो यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट है, ये सपोज करो ये ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे है डेंसर मीडियम, तो ये रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और इस तरीके से आगे चली जाएगी। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बोल रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी लाइट की, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो इसका रीजन ये है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। ये जो लाइट का सोर्स है, ये जिस कलर की लाइट को एमिट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को बाद में या उस कलर को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये येलो कलर की लाइट को एमिट कर रहा है तो वो येलो ही रहेगी। आप उसको किसी सरफेस पे इंसिडेंट करवा के एब्जॉर्ब करवा सकते हो, खत्म कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि उसको येलो कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया या येलो कलर से उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो लाइट का जो कलर और फ्रीक्वेंसी है वो कौन डिसाइड करता है? लाइट का सोर्स डिसाइड करेगा। तो जब सोर्स से लाइट एमिट हो रही है उसी टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर फिक्स हो जाता है, उसके बाद में वो कभी चेंज नहीं होता। चाहे उसका रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, कोई भी फिनोमेना हो, कलर और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होंगे, याद रखना है। फिर वेवलेंथ क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन दोनों में एक रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। न्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। जब आप मीडियम चेंज कर देते हो, मान लो कि ये पहले एयर के अंदर जा रही थी लाइट रे, तो एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो सी मानी जा सकती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लगभग बराबर। जब ये इस डेंसर मीडियम में जा रहा होगा तो यहाँ पे स्पीड चेंज होकर वी हो गई। अब मीडियम के अंदर तो स्पीड अलग होगी अब, क्योंकि कम हो जाएंगे ना डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा अब लेमडा कैलकुलेट करने के लिए, वो लगेगा लेमडा इक्वल टू, उसको मैं लेमडा डैश लिख देता हूं, लेमडा डैश इक्वल टू सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? वी, और फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू ही आएगा। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, याद रखना है। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीडियम के अंदर जाने के बाद लाइट की स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई है। तो अगर v कम हो गया तो लेमडा भी क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। और कितनी कम होती है वो भी आप याद रख सकते हो। हमेशा जितना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने टाइम्स कम होती है। एयर के रेस्पेक्ट में इस मीडियम का जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने टाइम्स कम होगी। तो यहाँ पे जो लेमडा डैश है ये बराबर होगा लेमडा अपॉन म्यू के। ये भी आप डेटा याद रख सकते हो, ये भी आपके आगे काम आएगा। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर पहला वाला मीडियम एयर या वैक्यूम है तो उस मीडियम में यानी एयर या वैक्यूम में उसकी जो वेवलेंथ है उसकी कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडियम में उसकी जो वेवलेंथ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड भी म्यू टाइम्स कम होती है और स्पीड भी म्यू टाइम्स कम होती है, ध्यान रखना। स्पीड भी म्यू टाइम्स कम होती है, और आप लिख भी दो चाहे इसको, स्पीड क्या हो जाएगी? पहले थी सी और अब हो जाएगी सी अपॉन म्यू। याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है उसी में आता है ये फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। ये वही फॉर्मूला है, इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। तो v इक्वल टू होगा सी अपॉन म्यू। पहले एयर के अंदर लाइट की स्पीड थी c के बराबर और अब मीडियम के अंदर हो चुकी है c अपॉन म्यू के बराबर। इसका मतलब जो स्पीड है अगर वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है, लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है। एक बार लाइट अगर किसी भी सोर्स से जनरेट हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आई। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा जा रहा है, व्हेन ए लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, डज इट इंप्लाई रिडक्शन इन इट्स एनर्जी, एक्सप्लेन। ये बोल रहा है कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है कोई भी रे ऑफ लाइट या कोई भी लाइट, तो इस तरीके से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर। मान लो ये एयर है, मान लो कि ये मीडियम क्या है, एयर। तो एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो सी मान लेते हैं, ठीक है, लगभग वैक्यूम के बराबर ही। और ये कोई डेंसर मीडियम है, सपोज करो वाटर, तो वाटर के अंदर तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, वी हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो क्या उससे उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी क्या। तो जो एनर्जी है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसकी जो एनर्जी है वो कैलकुलेट की जाती है E इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से। एच का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। और न्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। अब याद करके बताओ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर हमेशा सेम रहेंगे, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एच तो प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप याद रखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो नहीं रही है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कम होगी क्या, नहीं होगी, एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। चाहे लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, जो लाइट है उसकी एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए एनर्जी भी सेम रहेगी। आया समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ए वेवफ्रंट इज फॉलोइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स, फाइंड द रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट अमंग द गिवन ऑप्शन। तो हम ये पता लगाएंगे कि जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है वो किस टाइप का होगा। यहां पे आप देख सकते हो कि जो प्लेन वेव फ्रंट है, जब वो इस इंटरफेस के ऊपर आके टकरा रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना है, 45 डिग्री के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री के बराबर है। μ1 कितना दे रखा है 1, μ2 कितना दे रखा है √2। मतलब ये कोई नीचे डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √2 के बराबर दे रखा है, ठीक है जी। अब सिंपल सा स्नेल्स लॉ लगाएंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वेव फ्रंट का डायग्राम बनाएंगे। देखो अगर आपको I पता हो, μ1 μ2 पता हो और R कैलकुलेट करना हो तो स्नेल्स लॉ यूज करो। बाय स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 sin I कितना है यहाँ पे 45 डिग्री इक्वल टू μ2 sin R। μ1 की वैल्यू 1 दे रखी है क्वेश्चन में, I की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, μ2 √2 दे रखा है और साइन R, R आपको फाइंड करना है। साइन 45 कितना 1/√2 इक्वल टू √2 साइन R। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √2 इधर नीचे चला जाएगा तो साइन R इक्वल टू क्या आएगा 1/2 आएगा, यानी कि R इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 30 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। जब ये वेवफ्रंट रिफ्लेक्ट होकर इस डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। मतलब वेवफ्रंट इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, यहाँ पे टकराया 45 डिग्री एंगल के ऊपर और फिर रिफ्लेक्ट होकर जब मीडियम के अंदर से जा रहा होगा तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R वो बनेगा 30 डिग्री के बराबर। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होके इस डेंसर मीडियम के अंदर चला जाएगा। तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए इसका। वेवफ्रंट आया और टकराया, टकरा के फिर डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाएगा 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है
show that the superposition of the waves originating from the two coherent sources S1 and S2 having displacement y1 equal to a cos omega t and y2 equal to a cos omega t plus phi at a point produces a resultant intensity I equal to 4a square cos square phi by 2। ये बोल रहा है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट वेव्स आ रही है और उनका डिस्प्लेसमेंट किसी टी टाइम पे आपको बता रखा है y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई मतलब फेज डिफरेंस है। दोनों जो लाइट वेव्स किसी भी पॉइंट पे पहुंच रही होंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई बता रखा है इसने। अब ये बोल रहा है कि उस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी दोनों लाइट वेव्स के मिलने से वो इंटेंसिटी इतनी होगी I इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। Hence write the conditions for the appearance of dark and bright fringes। और जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आएगा उसके बेसिस पे आपको बताना है कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी उनकी इंटेंसिटी वगैरह कितनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो इसने दो लाइट वेव्स की बात करी है जो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है। पहली लाइट वेव है y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t और दूसरी जो लाइट वेव है वो है y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये आपको लाइट वेव्स की इक्वेशंस दे रखे हैं, किसी टाइम t के ऊपर उनकी इक्वेशन ये है। अब ये जो cos फंक्शन के इधर जो लिखा हुआ है a, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जैसे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a के बराबर है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है वो भी a के बराबर है। कोई भी वेव हो जब उसकी इक्वेशन लिखी जाती है तो साइन या कॉस फंक्शन उसके लिए हम यूज करते हैं और उसके इधर लेफ्ट साइड में ये जो भी लिखा होता है इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a के बराबर है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है ये भी a के बराबर है। और एक चीज और याद रखनी है कि वेव ऑप्टिक्स में आप याद रखो कि एम्पलीट्यूड या कोई भी वेव के लिए हम इसको बता सकते हैं, किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a, तो इसका स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी आ जाएगी, कितनी आएगी ये a स्क्वायर। और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड भी a है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या आएगा a स्क्वायर के बराबर आएगा। किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करेगा। और कोई भी आपको वेव दे रखी हो उसकी इक्वेशन दे रखी हो उसके राइट साइड में ये जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं फेज। जैसे फर्स्ट वेव है उसका टी टाइम पे जो फेज है वो ओमेगा टी के बराबर है और सेकंड वेव है उसका टी टाइम पे जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये फाई का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रही है, सुपरइम्पोज हो रही है, जिससे आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर जहां पे ये मिल रही है वहां पे आपको इंटेंसिटी इतनी मिल रही है, ये आपको प्रूव करना है। तो इनको ऐड कर लो और ऐड करने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करो, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको सिंपल एडिशन करना है y1 प्लस y2। दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है या दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम के ऊपर उसको हमने ऐड कर लिया, तो इससे रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि टी टाइम पे रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब y1 और y2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। y1 की वैल्यू है a cos ओमेगा t और y2 की वैल्यू क्या है a cos ओमेगा t प्लस फाई। ये है अपने पास में इक्वेशंस। अब ये वाली जो टर्म है cos ओमेगा टी प्लस फाई इसको आप ओपन कर सकते हो। इसको हम क्या लिखेंगे, तो पहली टर्म तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं a cos ओमेगा टी। इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले से cos a cos b माइनस sin a sin b। a तो एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और cos a प्लस b का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये इक्वेशन होती है। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। a की जगह ओमेगा टी है, b की जगह यहाँ पे फाई है, तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है a cos ओमेगा टी और इस a को भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों टर्म से तो यहाँ पे बनेगा a cos ओमेगा टी। तो ये कॉमन ले लो, a cos ओमेगा टी मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो इसकी जगह तो आ गया 1 और a cos ओमेगा टी इस टर्म में आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा cos फाई बचेगा, तो 1 प्लस cos फाई ये आ गया अपने पास।
और इस a को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी साइन फाइव बन जाएगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। अब यहां पे ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम एक नया कांस्टेंट बोलेंगे थोड़ा सॉल्व करने के लिए। वैसे तो इक्वेशन आ चुकी है लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे ए मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो कि कांस्टेंट होता है। कोई भी वेव हो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, और cos फाई ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि फाई का मतलब क्या है? दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस, जो कि हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है 180 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो 1 यहाँ पे कांस्टेंट, cos फाई यहाँ पे कांस्टेंट और a भी कांस्टेंट। तो इन सबको मिला के मैं एक नया कांस्टेंट बोल रहा हूं। तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट a इंटू 1 प्लस कॉस फाई ये किसके बराबर है? कैपिटल A cos थीटा के बराबर। ये मैंने एज्यूम किया, ठीक है, पहले इक्वेशन। और इसी तरीके से ये जो दूसरी टर्म है इसके अंदर देखो a साइन फाई ये कांस्टेंट है, इसको भी एक नया कांस्टेंट बोल दो। ध्यान लिख रहा हूं, a साइन फाई, इसको मैंने बोला कैपिटल A साइन थीटा, ये मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन मान लो। आया समझ में? अब ये दो इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पूछी जा रही है क्वेश्चन में, तो हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये काम किया है। अब देखो ये जो मैंने चीजें एज्यूम करी हैं ये वापस से उठा के मैं इसी इक्वेशन में पुट करूंगा। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या लिखा है? y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इंटू 1 प्लस कॉस फाई। अब a इंटू 1 प्लस कॉस फाई को आप सिंप्लीफाइड करके क्या लिख सकते हो? मतलब सिंपल आपने यहाँ पे लिखा है a cos थीटा, तो आप a इंटू 1 प्लस कॉस फाई को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करना है? a cos थीटा से। तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस फाई, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं a cos थीटा, a cos ओमेगा टी जो पहले से बचा हुआ है, और ये जो cos ओमेगा टी इसके अलावा ये जो था इसको मैंने a cos थीटा लिख दिया। तो a तो आगे लगा ही दिया है, cos थीटा और आ जाएगा, फिर आएगा माइनस का सिंबल, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? a साइन ओमेगा टी साइन फाई। ये जो a साइन फाई है इसको हम क्या बोल रहे हैं? a साइन थीटा बोल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल A साइन ओमेगा टी जो पहले से है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पहले से साइन ओमेगा टी है, और a साइन फाई को a साइन थीटा लिख दो। तो a साइन थीटा मैंने आगे लगा दिया। ये वाली स्टेप समझ में आई क्या? इसमें अगर आप a कॉमन ले लोगे तो ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू a और ब्रैकेट में आएगा cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा, और ये तो अगेन cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो cos ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या लिख सकते हो इसको? cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले से cos ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हो। आया समझ में? अब ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई जो कि काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना? काफी सिंपल है ना एकदम। अब ये जो इक्वेशन है इसमें बताओ, देख के बताओ कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो जो कॉस फंक्शन है उसके इधर लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है यही है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। और अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड a के बराबर है तो उसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटेंसिटी मिल जाएगी। यानी कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? कैपिटल A के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी कि आपका टारगेट है a स्क्वायर फाइंड करना, क्योंकि वही इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब वो कैसे फाइंड करोगे? अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो जो आपने एज्यूम करी थी। यहाँ पे लिखा है a इंटू 1 प्लस कॉस फाई इक्वल टू a cos थीटा, और इधर लिखा है a साइन फाई इक्वल टू a साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करता हूं, देखते क्या आता है। बाई इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इधर तो आएगा a स्क्वायर, मैं लिखता जाता हूं साथ में, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाई का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इधर क्या है? a साइन फाई है, इसका स्क्वायर करके ऐड करो तो ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इक्वल टू क्या आएगा? इधर है a cos थीटा, इधर है a साइन थीटा, इनका स्क्वायर करके ऐड करो a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है,
इधर अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। यानी कि सिंपली आप यहां पे जब सॉल्व करोगे तो इधर तो बन जाएगा ए स्क्वायर, और वो किसके बराबर आएगा, तो इसके बराबर आएगा, जो भी सॉल्व करने पे आ रहा है। ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लो, एक काम करो, ठीक है, इसका ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को, तो ए प्लस बी का स्क्वायर है, उस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन करें तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 5, यानी कि 2 कॉस 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ऐसा कुछ है अपने पास में। ठीक है, अब यहां पे अगेन देखो क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, ये तो 1 बन गया, तो ये और ये मिला के तो 1 हो गया, एक 1 पहले से भी है, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस 5 बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, तो कैपिटल ए स्क्वायर बराबर आएगा, स्मॉल ए स्क्वायर इनटू 2 प्लस 2 कॉस 5, और ये 2 भी आप कॉमन लेके बाहर निकाल लो तो ये बनेगा 2a स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस कॉस 5, क्या आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 5। अब 1 प्लस कॉस 5 को आप कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उससे मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं। ये जो 1 प्लस कॉस 5 बनेगा ब्रैकेट में, इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकते हो। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखो इसको, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पे कॉस 5 है, ये है ना, ये कॉस 5 है, तो 1 प्लस, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो ये बना 1 प्लस कॉस 5। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये बना ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 5। उस कॉस 5 को कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ओपन करोगे तो यहां पे 2 थीटा होना चाहिए था, थीटा 2 थीटा नहीं है, सिर्फ थीटा है, तो आपको जो एंगल यहां पे लिखा होता है उसका हाफ करना होता है, तो इसलिए मैंने 5 की जगह 5/2 लिखा। अगर 2 थीटा होता तो मैं थीटा लिखता, ऐसे होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 4 बन गया, तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 बन गया ये। ठीक है, और a स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव को, यानी कि रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो कितनी आ गई 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर आ गई। और यही चीज देखो आपको प्रूव करवा रही है कि जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, बताओ 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर होनी चाहिए, तो वो हमने इजीली प्रूव कर दिया। आया समझ में? ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास में, I इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। अब हम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी फाइंड करके देखेंगे इसी फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशंस बता रहा हूं पहले तो, और उसके बाद में उनकी इंटेंसिटी कितनी मिलेगी वो हम फाइंड करेंगे। जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है वो लिख देता हूं यहाँ पे, हमने डिराइव किया है रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बराबर होती है I इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ये हमने डिराइव किया है। सबसे पहले मैं आपको ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन बता रहा हूं, और ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए जरूरी है कि दो लाइट वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो। अगर दो लाइट वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तभी उनकी इंटेंसिटी ऐड होगी, तभी आपको ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, जिसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। तो अगर ब्राइट फ्रिंज आपको ऑब्टेन करनी है स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है, देखो ब्राइट फ्रिंज तब आपको मिलेगी जब दो लाइट वेव्स कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही होंगी। मान लो कि ये पहली वेव है और इसके साथ में दूसरी वेव को ऐड होना है, ये दूसरी वेव मान लो, और उसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करना है, यानी कि दोनों वेव्स सेम फेज में ऐड होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे हम 0, ये पाई 2 पाई ये लिख देते हैं, 3 पाई 4 पाई 5 पाई और 6 पाई, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देख के बताओ कि दो लाइट वेव्स जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो इनके बीच में कौन से टाइप का सुपरपोजिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्रस्ट और क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं, ट्रफ और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है।
तो जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में जीरो एंगल का फेज डिफरेंस होगा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे ना दोनों लाइट वेव्स, तो इसका मतलब उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, जीरो। कोई फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो फेज डिफरेंस है। तो जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में जीरो फेज डिफरेंस होगा तो कौन सा सुपरपोजिशन होगा, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि ब्राइटनेस आपको मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे बाद में। ठीक है, तो जीरो फेज डिफरेंस है तो आपको ब्राइटनेस मिलती है। ऐसी पाथ डिफरेंस की अगर बात करें तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। अब क्योंकि ये दोनों लाइट वेव्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, जीरो। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना, तो आगे पीछे नहीं है। अगर ये आगे पीछे होती है, एक पहले स्टार्ट होती है एक बाद में, तो हम बोलते हैं इनके बीच में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इनके बीच में ना तो कोई फेज डिफरेंस है और ना ही कोई पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ये तो ऊपर लिखा है हमने फेज डिफरेंस और नीचे क्या लिखा है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, अब ये तो पहली कंडीशन हो गई, दो लाइट वेव्स के बीच में अगर जीरो फेज डिफरेंस है या जीरो पाथ डिफरेंस है तो कौन सा सुपरपोजिशन होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और आपको ब्राइटनेस मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है जी, अगली कंडीशन क्या हो सकती है, पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं कि कब कब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो सकता है। अगली कंडीशन देखो, हो सकता है कि सेकंड वेव यहां पे जीरो वाले पॉइंट से स्टार्ट नहीं होके कहां से स्टार्ट हो, 2 पाई से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो, 2 पाई से। अब देख के बताओ, अगर फर्स्ट वेव जीरो से स्टार्ट हो रही है और सेकंड वेव 2 पाई से स्टार्ट हो रही है तो इनके बीच में कितने एंगल का फेज डिफरेंस आ गया, एक जीरो से स्टार्ट हुई एक 2 पाई से, तो कितने एंगल का डिफरेंस है, 2 पाई में से जीरो माइनस कर दो, 2 पाई का डिफरेंस है। इसका मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस इनके बीच में है। आगे कौन सा सुपरपोजिशन हो रहा है, क्रस्ट और क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं, ट्रफ और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। यानी कि अगर दो लाइट वेव्स के बीच में 2 पाई एंगल का फेज डिफरेंस भी होगा तो भी उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही होगा। अगर दो लाइट वेव्स के बीच में 2 पाई एंगल का फेज डिफरेंस है तब भी उनके बीच में कौन सा सुपरपोजिशन होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही होगा। ठीक है जी, अभी सेकंड वेव यहां से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है ये देख के बताओ। पहली वेव यहां से स्टार्ट हुई, सेकंड यहां से स्टार्ट हुई, कितनी दूरी बाद में सेकंड वेव स्टार्ट हो रही है, तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक की इसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। एक वेव की जो कंप्लीट लेंथ होती है ना यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। तो पहली वेव यहां से स्टार्ट हुई, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई, कितनी दूरी बाद में स्टार्ट हो रही है, लैम्डा डिस्टेंस बाद में, यानी कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में 2 पाई एंगल का फेज डिफरेंस हो या फिर लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, 2 पाई एंगल का फेज डिफरेंस हो या लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, हमेशा उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही होगा। ठीक है, अच्छा अगली कंडीशन, जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा तो सेकंड वेव मान लो यहां के बजाय कहां से स्टार्ट हो रही है, 4 पाई से, यहां के बजाय कहां से स्टार्ट हो रही है, 4 पाई से, तब भी इनके बीच में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही होगा। इमेजिन करो आप कि ये यहां से स्टार्ट नहीं होगी, सेकंड वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, पहली वेव आ रही है और दूसरी वेव यहां से उसमें ऐड हो रही है, तब भी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। इसका मतलब जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में कितना है ये, 4 पाई, जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में 4 पाई एंगल का फेज डिफरेंस होगा तब भी उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही हो रहा होगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, और पाथ डिफरेंस कितना होगा, अगर सेकंड वेव यहां से स्टार्ट हो तो ये लैम्डा मिला के कितना हो गया, 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा, है ना, तब भी उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही हो रहा होगा। अब इसको एक फॉर्मूले की तरह लिख लेते हैं, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे फेज डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, अगली कंडीशन क्या आएगी, 6 पाई हो सकता है। जब भी पाई का इवन मल्टीपल आएगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हमेशा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और आपको स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस मिलेगी उस पॉइंट के ऊपर। और जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, जब भी पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, फिर अगली कंडीशन क्या होगी, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से होगा, तब भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। मतलब आप पाथ डिफरेंस के टर्म्स में देखोगे तो ये आपको बताना है, और फेज डिफरेंस के टर्म्स में आप बता रहे हो तो ये आपको बताना है। ठीक है, शॉर्ट करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जो
फेज डिफरेंस है वो तो होना चाहिए 2n पाई के बराबर, जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 ये पुट करके हम अलग अलग कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं। और पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लेमडा के बराबर, n की वैल्यू 0 1 2 3 ये पुट करोगे तो ये वैल्यू जाएंगी। तो ये आप याद रखो कि अगर दो लाइट वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्टिव, तो उसके लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई का। अब n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी पुट कर सकते हो। अच्छा ये नंबर यहाँ पे क्या है 0 1 2 3, तो ये 0 नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी उनके लिए कंडीशंस हैं। जैसे अगर मुझे बताना है कि 0 नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए लाइट वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं n की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व कर लूंगा तो वो आएगा 0, है ना। अगर मैं बोलूं फर्स्ट नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, वो होना चाहिए 2 पाई। मैं बोलूं पांचवें नंबर की, फिफ्थ नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी कंडीशन बताओ कि उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो यहाँ 5 पुट कर दो तो ये आएगा 10 पाई, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। और अगर पाथ डिफरेंस की टर्म्स में पूछा जाए तो क्या लिखोगे, आपको बोले कि भाई पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो दो लाइट वेव्स के बीच में जैसे ये एन लेमडा का पाथ डिफरेंस होगा तो उनके बीच में हमेशा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। अगर बोले कि थर्ड नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 3 लेमडा का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ द फ्रिंज, कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो यहाँ से एन की वैल्यू देख के पता चलेगा। एन की वैल्यू पुट करने के बाद में हम उसकी कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये और देख लेते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर। अब ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपको, किसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ब्राइट फ्रिंज की। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई के बराबर, तो वहां पे जो 5 है उसकी जगह क्या पुट करेंगे 2n पाई पुट करेंगे। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू, उसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, 5 की वैल्यू क्या है 2n पाई, तो 2n पाई डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 उड़ा दो तो क्या बचेगा n पाई बचेगा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर n पाई आया ना। अब n की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे आप 0 1 2 3 ऐसे कुछ पुट करोगे। मान लो आपने 0 पुट किया तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 0। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फिर उसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि cos स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आया I इक्वल टू 4a स्क्वायर, है ना। मैं लिख देता हूं इधर I इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये 0 नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए इंटेंसिटी आ गई। अब मान लो मुझे फर्स्ट नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे फर्स्ट नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा cos पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और उसका स्क्वायर करोगे तो ये +1 बन जाएगा। तो आंसर वापस से क्या आ गया 4a स्क्वायर आ गया। सेकंड नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए चेक करके देखते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करो, cos 2 पाई की वैल्यू होती है +1, उसका स्क्वायर करोगे तो अगेन 1 आएगा, आंसर वही 4a स्क्वायर। तो ऐसे जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी आप सबकी इंटेंसिटी अगर 1 बाय 1 फाइंड करने जाओगे तो आप देखोगे कि हर बार इंटेंसिटी कितनी आ रही होगी 4a स्क्वायर के बराबर। तो इससे एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती है स्क्रीन के ऊपर सबकी इंटेंसिटी क्या होती है इक्वल होती है, सबकी इंटेंसिटी क्या होगी बराबर होगी। आया समझ में, सिंपल है एकदम, ठीक है। अब इसी तरीके से डार्क फ्रिंज बनने की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि डार्क फ्रिंज कब मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट वे मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ये होगा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई और 6 पाई, ठीक है जी। अब डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन चेक कर रहे हैं, डार्क फ्रिंज कब बनेगी, ठीक है। अगर फर्स्ट वेव 0 से स्टार्ट हो रही है और सेकंड वेव को उसके साथ इस तरीके से ऐड होना है कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करें, तभी तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। भाई डार्कनेस कब मिलेगी जब दो लाइट वेव्स किसी पॉइंट पे पहुंचे और आपस में कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होने के लिए क्या जरूरी है, एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ आपस में मिलना चाहिए। तो पहली वेव यहां से स्टार्ट हुई है 0 से, तो दूसरी वाली वेव को मैं कहां से स्टार्ट करूं कम से कम, ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा,
पाई से स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, समझ रहे हो बात। ये देखो पाई से स्टार्ट हुआ तो पूरी वेव आपस में, दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट चल रही है ना, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब अगर दो लाइट वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो, बताओ, फेज डिफरेंस हो अगर पाई का, तो उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, दोनों लाइट वेव्स आपस में क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और वहां पे आपको डार्कनेस मिलेगी, यानी कि डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच में, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए देख के बताओ। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पाथ डिफरेंस होगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई 2। भाई यहां से और यहां तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है इसको लैम्डा बोलते हैं, तो ये तो हाफ ही हुआ ना, तो ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। तो अगर दो लाइट वेव्स के बीच में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है, तब भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अच्छा, अगली कंडीशन आप देख के बताओ कि इसमें क्या होनी चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो। जैसे पाई से स्टार्ट किया सेकंड वेव को, ऐसे पाई से स्टार्ट नहीं करके अगर मैं आगे से करता तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, ताकि वो जब फर्स्ट वेव के साथ में ऐड हो तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करे। कहां से होना चाहिए वो, 2 पाई से कर सकते हैं क्या, 2 पाई से स्टार्ट करेंगे तब तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके बाद में जस्ट 3 पाई से, 3 पाई से स्टार्ट करेंगे तभी ये आगे कैंसिल होती जाएंगी। तो इसका मतलब 3 पाई का फेज डिफरेंस हो सकता है इसके बाद में। जब सेकंड वेव 3 पाई से स्टार्ट होगी तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो लैम्डा, यहां से यहां तक की लैम्डा बाई 2, तो ऐड करो टोटल कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 आया समझ में। तो ये पाथ डिफरेंस है, तब भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बताना हो तो ऐसे बताना है, फेज डिफरेंस के टर्म्स में बताना हो तो ये बताना है। ठीक है, अगली कंडीशन आप देख के सिंपली खुद ही बता सकते हो, 5 पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए या फिर 5 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होना चाहिए, तब भी इनके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा। आई कुछ बात समझ में। तो जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, अगर ये फेज डिफरेंस चल रहा है तो इसका मतलब उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। या फिर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ये पाथ डिफरेंस चल रहा है, तब भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, मतलब डार्क फ्रिंज मिलेगी। सिंपल सी बात है भाई। ठीक, अब अगर मैं एक फॉर्मूले की तरह इसको लिखूं तो मुझे लिखना होगा फाई इक्वल टू, ये होगा 2n माइनस 1 इनटू पाई, फेज डिफरेंस इतना, और पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये एक फॉर्मूला टाइप बना दिया मैंने, जिसमें n की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, इसमें 1 से क्यों कर रहे हैं, जब ब्राइट फ्रिंज की बात होती है तो 0 नंबर की भी ब्राइट फ्रिंज होती है, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट करके सारी वैल्यूज पुट करके आपको बताई थी। और जब डार्क फ्रिंज की बात होगी तो वो सीधी फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होती है, इसलिए 1 से आपको वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करना, उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बनाया। ये जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, इसमें पुट करके देखो, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा, 1 इंटू पाई यानी कि पाई, यानी कि फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है उसके लिए कंडीशन क्या आ गई, पाई फेज डिफरेंस। सेकंड के लिए क्या होगा, तो 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 यानी 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 3 पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए। तो ऐसे आप वैल्यूज पुट करते जाओ, कंडीशंस निकालते जाओ इसमें से, है ना, इजीली पता कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला टाइप बन गया। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछा जाए तो फेज डिफरेंस होगा 2n पाई, पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा। और अगर डार्क फ्रिंज के लिए पूछा जाए तो फेज डिफरेंस होगा 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 इंटू पाई, और पाथ डिफरेंस होगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, उससे जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं फॉर डार्क फ्रिंज। देखो डार्क फ्रिंज के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, पुट करो I इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और फाई की जगह ये लेना आपको 2n माइनस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। ठीक है, 5 बाई 2 है ना यहाँ पे, देखो 5 बाई 2, तो 5 की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा आगे। अब एक एक करके वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसे 1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2,
2 में से 1 माइनस करो तो 1 बचेगा, 1 इंटू पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2। अब बताओ कॉस फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, यानी कि जो डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी 0 है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोले कि जो सेकंड नंबर के डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताओ, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, 2 पुट कर देंगे। अब एन की वैल्यू 2 पुट करके देखो क्या आता है, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3, 3 पाई बाय 2 पे भी कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। जब भी पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल आता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इन सब के ऊपर कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये बनेगा 0, यानी कि इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको, इंटेंसिटी 0 मिलेगी, यानी कि जितनी भी डार्क फ्रिंजेस है सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो इंटेंसिटी 0 मिलने वाली है डार्क फ्रिंज के लिए, और ब्राइट फ्रिंज के लिए कितनी मिलती है हमको, 4a²। जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं सबके लिए इंटेंसिटी मिलेगी 4a², और जितनी भी डार्क फ्रिंजेस हैं सबके लिए इंटेंसिटी मिलेगी 0। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे हमने ये एज्यूम किया है कि दो लाइट वेव जिनका एम्पलीट्यूड बराबर था उसके लिए सारी चीज हमने स्टडी करी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो। जैसे अभी हमने क्या एज्यूम किया था, y1 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन थी, और सेकंड वेव की इक्वेशन क्या थी, y2 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और दोनों में एम्पलीट्यूड बराबर था, ए और ए लिया था। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी एम्पलीट्यूड बराबर हो दो लाइट वेव्स का, अलग अलग भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हम स्पेशल केस बता रहा हूं, मान लो कि जो फर्स्ट वेव है उसकी इक्वेशन होती है y1 इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी, और सेकंड वेव है उसकी इक्वेशन होती a2 cos ओमेगा टी प्लस 5। मान लो ऐसे होती इक्वेशन, तब फिर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना मिलता है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी मिलती। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि कोई दो वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है जिसका एम्पलीट्यूड है a1, ये सेकंड वेक्टर है जिसका एम्पलीट्यूड है a2, और मान लो कि इन दोनों के बीच में एंगल है फाई। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए। पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a2, इसको मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई का है। अब जैसे दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए, जैसे ए और बी दो वेक्टर होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस ए और बी की जगह a1 और a2 लेना है और एंगल की जगह फाई लेना है, तो ये आएगा कैपिटल ए, यानी कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर बोले कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ जाएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि यहाँ पे पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a1, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, i1 इक्वल टू a1 स्क्वायर, और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a2, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी i2 इक्वल टू a2 स्क्वायर। यही होगा ना भाई, फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड a1 है तो उसकी इंटेंसिटी होगी a1 स्क्वायर, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड a2 है तो उसकी इंटेंसिटी होगी a2 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये पूरा फॉर्मूला अब इंटेंसिटी की टर्म्स में लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा I इक्वल टू, यानी कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बराबर होगी a1 स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, a2 स्क्वायर मतलब सेकंड वेव की इंटेंसिटी, प्लस 2 इंटू, अब a1 a2 को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ i1 i2, क्योंकि i1 a1 स्क्वायर के बराबर है तो a1 किसके बराबर होगा, अंडर रूट i1 के, तो उस तरीके से लिखा है मैंने इनटू cos फाई। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ये है रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इतना मिलेगा और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इतनी मिलेगी। अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता तो, या इंटेंसिटी अलग अलग होती तो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जो ब्राइट फ्रिंज आपको मिलती है या जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलती है स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कितने कितने होंगे। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस
जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है ये आपको मैक्सिमम मिल रहे होंगे, तभी तो उस जगह पे आपको ब्राइटनेस मिल रही है। तो आपको पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए फाई कितना होता है, 2n पाई के बराबर होता है। फाई कितना होगा, 2n पाई के बराबर। फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर होगा तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और उस केस में आपको ब्राइटनेस मिलेगी यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो यहां पे मैं 2n पाई पुट करूंगा और कॉस फंक्शन की वैल्यू 2n पाई पे ये हमेशा 1 आएगी। इससे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा जो कि बराबर होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 2n पाई। अब n की वैल्यू आप कहां से स्टार्ट करते हो, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो 0 पुट करके देखो क्या बनता है, ये 0 पुट करोगे यहाँ पे n की जगह तो cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया तो अंडर रूट हट जाएगा और आंसर आएगा a1 प्लस a2 के बराबर। इसी तरीके से अगर आप ये जो n है इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 2 पाई बन जाएगा, cos 2 पाई भी 1 होता है तो अगेन आंसर वही आएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, आंसर ये आएगा। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा वो मिलेगा a1 प्लस a2 के बराबर। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, देखो i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस और फाई की जगह क्या पुट करना है, 2n पाई पुट करना है। तो बताओ क्या आएगा आंसर, आई मैक्स कितना आएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो n की वैल्यू है अगर आप इसको 0 पुट करते हो तो 0 पुट करोगे तो ये cos 0 1 और cos 0 1 बनेगा तो ये बनेगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से n की वैल्यू आप 1 2 3 आप कुछ भी पुट करते जाओ ये वैल्यू हमेशा 1 बनेगी, आंसर यही आएगा। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो इतनी मिलेगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा वो इतना मिलेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना, a1 प्लस a2, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। ऐसी मिनिमम इंटेंसिटी के लिए देख लो, ये डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए था, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है। अब हम देखेंगे डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर डार्क फ्रिंज तो उसके लिए फाई कितना होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू पाई के बराबर होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस इतना होगा तो हमेशा डार्क फ्रिंज बनेगी। तो उससे जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, मिनिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जहां पे डार्कनेस मिलती है वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है और मिनिमम इंटेंसिटी इसलिए होती है क्योंकि दो लाइट वेव्स आपस में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही होती है। तो मिनिमम आपको एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, एम्पलीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, इसमें फाई की जगह क्या पुट करेंगे, 2n माइनस 1 इंटू पाई पुट करेंगे। तो पहले मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, ए मिनिमम बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 2n माइनस 1 इंटू पाई। अब n की वैल्यू आप 1 2 3 ऐसे पुट करके देखो क्या आता है। n की वैल्यू 1 पुट करो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि कॉस पाई बनेगा। कॉस पाई होता है माइनस 1, ये अगर ये माइनस 1 बन रहा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और माइनस लगने से क्या होगा, ये बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 जो कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बनेगा। और उससे आंसर क्या निकल के आएगा, जो मिनिमम आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा होगा a1 माइनस a2 के बराबर, क्योंकि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बना, अंडर रूट हट गया तो आंसर आया a1 माइनस a2। और इसी तरीके से ये जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है इसमें आप फाई की वैल्यू 2n माइनस 1 पाई पुट करोगे तो ये भी, ये वाली टर्म भी माइनस 1 बनेगी। तो अगेन इसको सॉल्व करोगे तो जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला अपने पास आएगा अंडर रूट, जैसे अभी फाइंड किया था ना, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 होल स्क्वायर, ये आएगी मिनिमम इंटेंसिटी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके बताना है ये। अगर दोनों लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता ना तो फिर ये होता, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना मिलता a1 प्लस a2, मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी मिलती अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम एम्पलीट्यूड इतना मिलता a1 माइनस a2 और मिनिमम इंटेंसिटी इतनी मिलती अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। आया समझ में।
ठीक है। अब हम इंटरफेरेंस के अंदर जो इंटेंसिटी डायग्राम बनता है उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे। इंटेंसिटी डायग्राम मतलब जो स्क्रीन के ऊपर आपको ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज हो रही होगी, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग, वो हम ड्रॉ करके बताएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं और इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पे ले रहा हूं। इंटेंसिटी को किधर लेना है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे किसको लेना है, फेज डिफरेंस को। ठीक है, फेज डिफरेंस 0, फिर पाई, 2 पाई, इस तरीके से मार्क कर देते हैं। यहाँ पे इधर भी ऐसे मार्क करेंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई, ये मार्क कर दिया। अब सोच के बताओ, अगर दो लाइट वेव्स के बीच में 0 फेज डिफरेंस होता है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, फेज डिफरेंस। अगर दो लाइट वेव्स के बीच में 0 फेज डिफरेंस है तो उस पॉइंट के ऊपर कैसी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो 0 फेज डिफरेंस के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, ये इंस्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइन मान लो कि इतनी इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। जब दो लाइट वेव्स के बीच में पाई फेज डिफरेंस होता है तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, याद है, और उस कंडीशन में आपको हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो पाई फेज डिफरेंस के ऊपर क्या मिल रहा होगा, मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि डार्क फ्रिंज मिल रही होगी। इसके बाद में जब दो लाइट वेव्स के बीच में 2 पाई एंगल का फेज डिफरेंस होगा तो अगेन आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, यानी कि 2 पाई एंगल के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखा दो ऐसे। फिर 3 पाई एंगल का फेज डिफरेंस होगा तो हमेशा आपको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलता है, इसका मतलब डार्क फ्रिंज बनेगी, तो इंटेंसिटी कम होके 0 हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी। फिर 4 पाई का फेज डिफरेंस होता है तो अगेन आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। 5 पाई पे आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो इस तरीके से आपको इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, इधर भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, पाई पे मिनिमम इंटेंसिटी, 2 पाई पे मैक्सिमम, 3 पाई पे मिनिमम, 4 पाई पे मैक्सिमम, 5 पाई पे मिनिमम। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी डायग्राम इन इंटरफेरेंस पैटर्न। और आप देख रहे हो कि हर एक जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी मैंने सेम दिखाई है, एक ही लेवल पे दिखाई है ना, कम ज्यादा नहीं दिखाई। इसका मतलब जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी इंटरफेरेंस के अंदर सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। ठीक है, एक और चीज यहां पे ये नीचे क्या बनाया हुआ है, तो ये रियल में जो आपको इंटेंसिटी दिखाई देती है फ्रिंजेस की वो ऐसे दिखेगी। आपको स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न दिखेगा ना वो कुछ ऐसा दिखता है। सेंटर आपको एकदम ब्राइट दिखेगा, फिर जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे किसी भी एक साइड में, ऊपर या नीचे मतलब, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी कम होते होते 0 हो जाएगी। फिर वापस से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये तो 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज है, फिर आएगी फर्स्ट नंबर की ब्राइट फ्रिंज, फिर वापस इंटेंसिटी कम होती जाएगी और डार्क फ्रिंज आ जाएगी, फिर वापस ब्राइट फ्रिंज बनेगी, सेकंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही स्क्रीन के नीचे की तरफ होगा। तो दोनों साइड में, स्क्रीन के सेंटर के ऊपर और नीचे दोनों साइड में आपको सेम पैटर्न दिखाई देता है, इसलिए दोनों साइड में इसको बनाया हुआ है। आपको एग्जाम में यही बनाना है, ऊपर वाला ये नहीं बनाना है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया बस। ठीक है, आया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Young's double slit experiment the interfering waves have amplitudes in the ratio 3:2. Find the ratio of intensity of bright and dark fringes. जो bright और dark fringes बनेंगे उनकी intensity का रेशियो आपको बताना है। ये बोल रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, आपस में ऐड हो रही हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो है A1/A2 जो कि 3:2 के बराबर है। ठीक है, अब आपको जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी का रेशियो आपको पूछा जा रहा है। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है, ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 + A2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A1 - A2 होल स्क्वायर। देखो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना मिलता है, A1 + A2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी लाइट वेव्स की किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो
जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा वो मिलेगा A1 माइनस A2 के बराबर, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो इससे क्या आ जाएगी अपने पास मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो ये होगा। अब आपको A1 A2 नहीं दे रखा, आपको A1 A2 का रेशियो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A1 इसमें ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसके लिए जो A2 है उससे डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे बनेगा A1 अपॉन A2 प्लस 1 और नीचे बनेगा A1 अपॉन A2 माइनस 1। किससे डिवाइड किया हमने, A2 से डिवाइड कर दिया और उसका होल स्क्वायर लिख देते हैं एक साथ। अब A1 अपॉन A2 कितना है, 3/2 के बराबर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो, इसको आपको लिखना है 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ऊपर तो आएगा 5/2 और नीचे आएगा 1/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये 5:1 बनेगा, यानी कि 25:1, ये अपना आंसर होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो कितना है, 25:1 के बराबर है। और अगर पूछे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 के बराबर। इसमें भी वही करेंगे, A2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा A1 अपॉन A2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A1 अपॉन A2 माइनस 1। अगर डायरेक्टली आपको ये पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, तो ये तरीका काम में लेना है। A1 अपॉन A2 तो आपको पता ही है 3/2 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5:1, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है, आसान है एकदम। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज हाफ। ये बोल रहा है कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर हम हाफ कर देते हैं तो उससे एंगुलर सेपरेशन का मतलब है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ ऑफ द ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, जो फ्रिंजेस की विड्थ है उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अगर आपको एंगुलर विड्थ पूछी जाती है तो याद रखना है कि इसमें से ये कैपिटल डी हटा देंगे, तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बन जाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बराबर होगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के। अब ये बोल रहा है कि जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है यानी कि कैपिटल डी, उसको हमने आधा कर दिया, मतलब डी डैश इज नाउ इक्वल टू d/2। मतलब अब जो डी डैश है वो डी से हाफ है, मतलब पहले जो डिस्टेंस थी स्क्रीन और स्लिट के बीच में उसका हाफ डिस्टेंस पे अब स्क्रीन को रख दिया। तो बताओ इससे एंगुलर विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा या एंगुलर सेपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला देख के बताओ, क्या ये कैपिटल डी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं जी ये डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगुलर विड्थ है या एंगुलर सेपरेशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्क्रीन को चाहे पास करो स्लिट्स के या दूर करो, उससे एंगुलर विड्थ पे फर्क नहीं पड़ता। फ्रिंजेस की विड्थ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि विड्थ कैपिटल डी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन एंगुलर विड्थ डिपेंड करती है क्या, नहीं, वो कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब जो एंगुलर विड्थ है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, नो चेंज, है ना, एंगुलर विड्थ रिमेन सेम, ठीक है, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। देख लो कोई डाउट है तो बताओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंजेस when the whole apparatus of Young's experiment is kept in a liquid of refractive index 1.3। ये बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा apparatus है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, जिसमें एक लाइट का सोर्स होता है, फिर स्लिट्स आती है, फिर स्क्रीन होता है, ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है अगर इसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया जाए तो बताओ कि जो फ्रिंजेस की विड्थ है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब फ्रिंजेस की विड्थ का फॉर्मूला ये होता है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, सबकी विड्थ का फॉर्मूला सेम होता है इंटरफेरेंस के अंदर, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे, यानी कि लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। और एक चीज और याद रखो कि अगर कोई भी लाइट का सोर्स अगर किसी मीडियम के अंदर रखा हुआ है तो उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लाइट को अब उस मीडियम के अंदर से होके आना पड़ता है।
एयर या वैक्यूम के अंदर अगर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, इन एयर अगर लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, तो इन मीडियम कितनी होगी? कोई अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है तो उसमें वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? लैम्डा डैश, जो कि लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर होगी। ये चीज आप याद रखो। जब भी किसी लाइट के सोर्स को किसी लिक्विड में रखा जाता है तो जितना उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने टाइम्स लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम या एयर की कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और अगर लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब फ्रिंजेस की विड्थ भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये बीटा लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो लेमडा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फ्रिंजेस की विड्थ अब कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी पहले जितनी थी उसका म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले अगर बीटा थी तो अब म्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.3, तो अब 1.3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? बीटा डैश विल बी इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1.3। ये अपना आंसर होगा। आसान है एकदम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये इंटरफेरेंस के, उनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा याद रखेंगे कि जब भी आप पूरा का पूरा एपरेटस, इंटरफेरेंस वाला एपरेटस पूरा का पूरा किसी लिक्विड में डिप कर दोगे और अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो उसमें जो लाइट का सोर्स आप यूज कर रहे हो इंटरफेरेंस के लिए, अब उससे जो लाइट एमिट होगी वो उस मीडियम से होके आएगी, है ना। जैसे पानी में डुबो दिया पूरा का पूरा एपरेटस, तो अब जो लाइट का सोर्स है वो भी पानी के अंदर है, तो वो जो लाइट एमिट करेगा वो पानी के अंदर से इंसिडेंट, पानी के अंदर से होते हुए उन स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट होगी, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो अगर लाइट को पानी के अंदर से ट्रेवल करना पड़ रहा है तो पानी के अंदर लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी म्यू टाइम्स, और वेवलेंथ डिक्रीज होने से जो फ्रिंज विड्थ है वो भी म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसका मतलब है। आया समझ में? देखो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 7.2 millimeter. Calculate the wavelength of another source of laser light which produces interference fringes separated by 8.1 millimeter using the same pair of the slit. ये बोल रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हमने दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज करी है। पहले जिस वेवलेंथ की लाइट यूज करी है वो है 630 नैनोमीटर। नैनो मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9, ठीक है। अगर कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। इससे जो आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर वो 7.2 मिलीमीटर से सेपरेटेड है। मतलब कोई भी दो कंटिन्यूस ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7.2 मिलीमीटर आपको दे रखा है। अच्छा, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज अपन बोल सकते हैं। और आपको पता है कि इंटरफेरेंस पे चाहे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ देखो या फिर डार्क फ्रिंज की विड्थ देखो, उसका फॉर्मूला सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं जो दो ब्राइट फ्रिंजेस है उनके बीच के सेपरेशन को विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज बोल सकता हूं, और उसका फॉर्मूला होगा बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये जो सेपरेशन है दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है जिसको विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज बोल सकते हो, ये कितना है? 7.2 मिलीमीटर के बराबर है। कितना है ये? 7.2 मिलीमीटर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है जी। फिर इसने बोला calculate the wavelength of another source of laser light which produces the interference fringes separated by 8.1 मिलीमीटर। मतलब कि पहले अगर बीटा इतना था, कितना? 7.2 मिलीमीटर, तो सेम पेयर ऑफ स्लिट्स यूज करना है, मतलब स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। और स्क्रीन और स्लिट को भी हमने यहाँ पे छेड़ा नहीं है, मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी तो यहाँ पे कांस्टेंट है। जो चीज बदल रही है वो क्या बदल रही है? लेमडा बदल रहा है, और लेमडा के अकॉर्डिंग फ्रिंज विड्थ बदलेगी या फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन बदलेगा। अब जो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन है जिसको मैं बीटा 2 लिख देता हूं, वो हो गया है वो 8.1 मिलीमीटर के बराबर। अब इतना हो गया वो। जब आपने दूसरी लाइट यूज करी ना जिसकी वेवलेंथ लेमडा 2 है, तो फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन कितना हो गया? 8.1 मिलीमीटर के बराबर हो गया। ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन में। जब हमने लेमडा 1 वेवलेंथ यानी कि 630 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यूज करी, तब तो फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन कितना है? 7.2 मिलीमीटर। और जब कोई लेमडा 2 वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं तब फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन कितना है? 8.1 मिलीमीटर। तो पूछ रहा है कि ये लेमडा 2 कितना है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है फ्रिंजेस के सेपरेशन का या फ्रिंजेस की विड्थ का। क्या है फॉर्मूला? लिख देता हूं अलग से, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस क्वेश्चन में ना तो कैपिटल डी चेंज कर रहे हैं ना स्मॉल डी चेंज कर रहे हैं, तो आप बीटा को डायरेक्टली लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, है ना। तो बीटा और लैम्डा यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो फिर उनका जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में जो रेशियो आएगा बीटा और लेमडा का वो भी सेम होगा, जैसे बीटा 1 अपॉन बीटा 2 बराबर होगा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, क्योंकि बीटा और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना बीच में, वो रेशियो में कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा 2 पूछा है इसने आपको, ये बराबर होगा लेमडा 1 इनटू बीटा 2 अपॉन बीटा 1। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो। लेमडा 1 कितना है 630, नैनोमीटर को मैं नैनोमीटर ही रख रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा ताकि आंसर नैनोमीटर में ही आ जाए। और बीटा 2 कितना है 8.1 और बीटा 1 कितना है 7.2। इसको भी मिलीमीटर में ही रहने दो, ये भी मिलीमीटर में होगा, ये भी मिलीमीटर में होगा, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर आएगा नैनोमीटर के अंदर। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, और वो किस में आएगा नैनोमीटर के अंदर आएगा। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा in a Young's double slit experiment is I naught. If the distance Cp equals 1/3 of the fringe width of the pattern, then show that the intensity at point P would be I naught by 4. ये बोल रहा है कि इंटरफेरेंस के अंदर जो स्क्रीन का सेंटर होता है वहां पे अगर आपको इंटेंसिटी I naught दिखाई दे रही है, मान लो कि ये इंटरफेरेंस एपरेटस है, इसमें यहां पे लाइट का सोर्स रखा हुआ है, ये दोनों स्लिट हो गई S1 और S2, और ये कैपिटल डी दूरी पे हमने स्क्रीन रखा हुआ है, ये स्क्रीन का सेंटर है, ये कोई पी पॉइंट है जहां पे बनने वाली किसी फ्रिंज की ये बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि स्क्रीन के सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट। सेंट्रल मैक्सिमा उसको बोल सकते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंटर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है उसकी बात कर रहा है ये। तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनती है 0 नंबर की, उसी को सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट के बराबर है। इसने बोला कि सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट के बराबर है। ठीक है, अब ये इस पी पॉइंट की बात कर रहा है जो स्क्रीन के सेंटर से मान लो किसी एक्स दूरी के ऊपर है, और इस पॉइंट के ऊपर जब S1 और S2 स्लिट से जब सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रही होंगी तो इनके बीच में क्या होगा, एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस पाथ डिफरेंस की वजह से यहां पे जो इंटेंसिटी है वो आपको अलग मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा से या सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है उससे अलग मिलेगी। इसने बोला कि यहां पे जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट के ऊपर वो मिल रही है आपको आई नॉट बाई 4 के बराबर। कितनी मिल रही है आई नॉट बाई 4 के बराबर। तो इसको प्रूव करना है आपको, है ना, इसको प्रूव करना है कितनी मिलेगी इंटेंसिटी। इसने हिंट दे रखा है इफ द डिस्टेंस Cp, C और P के बीच का डिस्टेंस है ना Cp इक्वल्स 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ, यानी कि जो Cp डिस्टेंस है यानी कि x वो किसके बराबर है बीटा बाई 3 के बराबर है। बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, बीटा का मतलब क्या है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अच्छा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विड्थ का, यहां लिख रहा हूं, तो ये बनेगा x इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और अपॉन में 3 भी है तो इंटू 3 कर देते हैं। यहां पे मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं एक चीज समझने के लिए, तो इसको लिख देते हैं x इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी और इक्वल टू लैम्डा बाई 3 आ जाएगा। ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो चीज है ये क्या चीज है, यहाँ पे x स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। पाथ डिफरेंस का कैसे, याद करो जब हमने ये डेरिवेशन किया था तो आपको बताया था कि S1 स्लिट और S2 स्लिट इन दोनों से जो सेकेंडरी वेवलेट्स पी पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने S1 पॉइंट से इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इस बड़ी वाली लाइन पे। ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 90 डिग्री एंगल पे, ये पॉइंट मान लिया था M। तो ये जो S2M अपने पास डिस्टेंस निकल के आ रही थी कैलकुलेशन के बाद में, ये S2M जो कि पाथ डिफरेंस के बराबर है, इसको मैं डेल्टा लिख देता हूं, ये बराबर आ रही थी x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के। तो आप याद रखो कि ये वाली जो डिस्टेंस है S2M ये x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के बराबर होती है। वही बन गया देखो वहां पे x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, जो कि कितना आ रहा है लैम्डा बाई 3। इसका मतलब यहां से और यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स जा रही हैं पी पॉइंट के ऊपर उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है लैम्डा बाई 3 के बराबर है। ये किसका फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का, यानी कि यहां पे जो पाथ डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बराबर आ गया लैम्डा बाई 3 के। और अगर आपको दो लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस पता चल गया
तो उनके बीच का फेज डिफरेंस भी आप इजीली बता सकते हो। उनके बीच में एक रिलेशन है, देखो याद रखो इस रिलेशन को, पाथ डिफरेंस, जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में लैम्डा होता है तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। ठीक है, जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा उनके बीच में, 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, कैसे बनाए ये फॉर्मूला थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मान लो कि इस तरीके से एक लाइट वेव जा रही है, ये 0 वाला पॉइंट है, ये पाई, ये 2 पाई होता है, यहाँ पे ये 3 पाई होता है और ये 4 पाई होता है। पहली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरी मान लो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वाला जो पॉइंट है ना 2 पाई वाला, यहां से सेकंड वेव स्टार्ट हो रही है और इस पहली वाली वेव में ऐड हो रही है आगे। तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, ये होगा लैम्डा के बराबर। और यहाँ पे एंगल है 0, यहाँ पे एंगल है 2 पाई, तो इनमें एंगल का डिफरेंस कितना है जिसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, ये 2 पाई का डिफरेंस है। तो जब लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनाते हैं, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा। अभी मुझे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फेज डिफरेंस, जिसको मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं। तो ये बराबर होगा, फेज डिफरेंस बराबर होगा 2 पाई, इधर ले जाओ तो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, लैम्डा बाई 3 के बराबर है। तो ये कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पाई बाई 3 के बराबर, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस। अब ये क्यों कैलकुलेट किया हमने, आपको पता है कि जब भी हमें किसी भी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी बतानी होती है इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, तो उसका फॉर्मूला ये यूज किया जाता है। अगर दोनों लाइट वेव्स, अगर इन दोनों स्लिट से आने वाली लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो, स्मॉल ए और स्मॉल ए के बराबर, तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम उसके लिए यूज करते हैं। यहां पे अगर मैं सेंटर की बात करूं तो स्क्रीन के सेंटर पे जो इंटेंसिटी उसको इसने आई नोट बोला है, और सेंटर पे जब सेकेंडरी वेवलेट्स आती हैं S1 और S2 स्लिट से, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस होता है 0। तो अगर मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो जो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी उसको मैं आई नोट बोलूंगा, क्योंकि वो सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उसकी इंटेंसिटी के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फाई तो 0 है, तो फाई अगर 0 होगा, इफ फाई इक्वल टू 0, फाई 0 कब होता है, फेज डिफरेंस 0 कब होगा, सेंटर वाली फ्रिंज के लिए, क्योंकि सेंटर पे जब S1 और S2 स्लिट से सेकेंडरी वेवलेट्स आती है तो इनके बीच में 0 फेज डिफरेंस होता है और 0 ही पाथ डिफरेंस होता है। तो अगर 0 फेज डिफरेंस है तो cos 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। यहाँ पे स्क्वायर भी है cos का, यानी कि 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो 1 आएगा तो आंसर आएगा I इक्वल टू 4a स्क्वायर। और ये जो इंटेंसिटी आ रही है I, इसी को हम आई नोट बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आई नोट किसके बराबर आ रहा है, 4a स्क्वायर के बराबर आ रहा है मतलब। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ कि सेंटर पे जो इंटेंसिटी मिल रही है आई नोट वो किसके बराबर है, 4a स्क्वायर के बराबर। अब बात करते हैं इस पी पॉइंट की, जहां पे जब सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रही है तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, लैम्डा बाई 3, और उससे हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, 2 पाई बाई 3 के बराबर आया। अगर आपके पास फेज डिफरेंस आ गया तो आप अब इंटेंसिटी बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। तो यही फॉर्मूला लगाना आपको, I बराबर आएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। फाई कितना लेना है, 2 पाई बाई 3, और उसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई बाई 3/2 करेंगे ना तो पाई बाई 3 आएगा। अब cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो 1/4 आएगा ये, और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर। मतलब इस P पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है वो है a स्क्वायर के बराबर। कितनी है इंटेंसिटी, a स्क्वायर के बराबर। अब हमने जो आंसर बता रखा है क्वेश्चन में वो आई नोट के टर्म्स में बता रखा है, तो उसी के टर्म में सेट कर लो इसको। अगर आई नोट 4a स्क्वायर के बराबर है तो बताओ a स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई नोट बाई 4 के बराबर होगा। यानी कि ये जो इंटेंसिटी आपको मिल रही है P पॉइंट के ऊपर जो कि a स्क्वायर के बराबर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आई नोट बाई 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया ये कि इस P पॉइंट के ऊपर जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी वो आई नोट बाई 4 के बराबर होगी। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In Young's double slit experiment, the two slits 0.15 millimeter apart are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the slits. स्क्रीन को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है स्लिट से. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम मतलब सेंटर पे जो बनने वाली ब्राइट फ्रिंज है उससे आपको सेकंड ब्राइट और डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस बतानी है. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में पहले वो नोट करो. पहली लाइन में इसने बोला कि हम दो स्लिट्स यूज कर रहे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.15 मिलीमीटर के बराबर है, और जो लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है 450 नैनोमीटर के बराबर. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. स्क्रीन को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. कितनी दूरी पे रखा हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. अब बोल रहा है कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन बताओ. सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन यानी कि फॉर ब्राइट फ्रिंज जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एक्सन इक्वल टू होता है एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के. ठीक है, तो आपको कौन सी वाली फ्रिंज की बात कर रहा है, ये कौन सी वाली फ्रिंज के बारे में पूछा जा रहा है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बारे में. तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए एन की वैल्यू 2 पुट कर दो. फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज x2 बराबर आएगा 2, कैपिटल डी की वैल्यू 1 दे रखी है, लैम्डा दे रखा है 450. नैनो का मतलब 10 की पावर -9 मीटर, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.15. मिली को चेंज कर लो, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. इससे अपने पास सेकंड ब्राइट फ्रिंज की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी. ठीक है, और इसी तरीके से आपको डार्क फ्रिंज की सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन बतानी है. अब फॉर डार्क फ्रिंज हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सन इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, ये यूज करते हैं. अब सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज क्या लिखना पड़ेगा x2 इक्वल टू, देखो n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 4, 4 -1 यानी कि 3 आएगा ये, तो ये तो आ गया ब्रैकेट में 3 इंटू डी की वैल्यू 1, लैम्डा वही 450 नैनो मतलब 10 की पावर -9 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.15 मिली मतलब 10 की पावर -3. इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में सेकंड डार्क फ्रिंज की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी. कर लेंगे कैलकुलेट, आसान कैलकुलेशन है, कर सकते हैं. ठीक है, आया समझ में ये. तो इस तरीके से बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली. कोई भी नंबर की आपको ब्राइट या डार्क फ्रिंज की पोजीशन पूछी जाए सीधे फॉर्मूले लगाने हैं. एन की वैल्यू वो पुट करनी है जिस नंबर की ब्राइट या डार्क फ्रिंज आपको पूछी जाएगी, बस. ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले याद होने चाहिए. देखो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है फिर ए बीम ऑफ लाइट consisting of two wavelength 560 nanometer and 420 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Find the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelength coincide. The distance between the two slits is 4 millimeter and the screen is at a distance of 1 meter from the slit. ये बोल रहा है कि जो स्लिट्स है उनके बीच का डिस्टेंस तो है 4 मिलीमीटर और स्क्रीन को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे यूज की जा रही है. लैम्डा 1 है यहाँ पे 420 नैनोमीटर और लैम्डा 2 आपको दे रखा है 560 नैनोमीटर. इसमें से एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2 मान लो, तो ये 560 नैनोमीटर ये दूसरी वाली वेवलेंथ है और पहले वाली वेवलेंथ कितनी है 420 नैनोमीटर, ये मान लिया हमने. ठीक है जी. अब ये बोल रहा है कि स्क्रीन के ऊपर वो स्क्रीन के सेंटर से यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहां पे दोनों वेवलेंथ की कोई ना कोई फ्रिंज आपस में ओवरलैप कर रही होगी. जैसे यहाँ पे दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज की जा रही है, तो स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न आपको दिखाई देगा है ना, उसमें दो अलग अलग कलर की फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगी. उनमें से कोई ना कोई फ्रिंज आपस में ओवरलैप भी करेंगी. जैसे ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल d, ये आपको पता ही है, और स्क्रीन को कैपिटल D दूरी पे रखा जाता है. ये स्क्रीन का सेंटर हो गया C. सेंटर पे हर एक कलर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये तो आपको पता ही है, और उस फ्रिंज का नंबर होगा 0. अब दोनों जो अलग अलग कलर की या दोनों अलग अलग वेवलेंथ की जो फ्रिंजेस बनेंगी स्क्रीन के ऊपर, वो जब ओवरलैप कर रही होंगी
तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से कलर की या कौन सी वेवलेंथ की फ्रिंजेस स्क्रीन के सेंटर के पास पास बनेंगी और कौन सी दूर दूर बनेंगी। अब ये कैसे पता चलता है, तो कोई भी ब्राइट फ्रिंज हो उसकी पोजीशन का फॉर्मूला होता है xn इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। जिस कलर की वेवलेंथ के लिए या जिस लाइट की वेवलेंथ के लिए लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए एक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब उस कलर की फ्रिंजेस या उस वेवलेंथ की फ्रिंजेस स्क्रीन के सेंटर से दूर दूर बनेंगी। और जिसके लिए लैम्डा कम होगा उस वेवलेंथ की जो फ्रिंजेस होंगी या जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बनेंगी स्क्रीन के ऊपर वो कम कम डिस्टेंस पे बनेंगी क्योंकि उनके लिए लैम्डा कम होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे फ्रिंजेस ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे जो कम वेवलेंथ की लाइट है वो 420 नैनोमीटर है, तो ये जो 420 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है इससे जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगी। यहाँ पे 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर की ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज, ये मैं लैम्डा 1 वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर की ब्राइट फ्रिंज, ये लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए बात हो रही है। और इसी तरीके से लैम्डा 2 वेवलेंथ की जो फ्रिंजेस बनेंगी इसी स्क्रीन के ऊपर वो कैसे बनेंगी, तो वो स्क्रीन के सेंटर से थोड़ी दूर दूर बनेंगी। क्यों, क्योंकि उसके लिए लैम्डा ज्यादा है, तो लैम्डा ज्यादा है तो वो स्क्रीन के सेंटर से दूर दूर बननी चाहिए। तो पहली अच्छा सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो तो सेम ही पोजीशन पे बनेगी। 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज दोनों कलर के लिए या दोनों वेवलेंथ के लिए सेंटर पे बननी है। फिर क्योंकि इसके लिए लैम्डा ज्यादा है ना तो इसकी फर्स्ट फ्रिंज थोड़ी ज्यादा दूर बनेगी इस लैम्डा 1 की कंपैरिजन में। तो मान लो यहाँ पे बन रही है, ये है फर्स्ट नंबर की ब्राइट फ्रिंज, और सेकंड फ्रिंज यहाँ पे बन रही है जो इसकी थर्ड फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रही है। ये हमने एज्यूम किया, कोई जरूरी नहीं है कि इसकी सेकंड इसकी थर्ड हो, कोई और फ्रिंज भी हो सकती है। ठीक है, ये हमने एक इमेजिन कर लिया यहाँ पे कि ये ओवरलैप कर रही है इसकी, तो यानी कि ज्यादा वेवलेंथ वाली तो सेकंड फ्रिंज और कम वेवलेंथ वाली थर्ड फ्रिंज आपस में ओवरलैप कर रही है। अब कोई ये तो जरूरी है नहीं कि इसकी सेकंड और इसकी थर्ड फ्रिंज ही ओवरलैप करे, हो सकता है कि इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ फ्रिंज ओवरलैप कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये कैसे फाइंड करोगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जहां पे दोनों कलर की फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी। तो उसमें हम एक तरीका हम काम में लेते हैं उसके लिए कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है उसकी तो जिस पॉइंट पे ओवरलैप होती है वहां पे n+1 फ्रिंज बनती है, और जिस कलर की या जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी n फ्रिंज बनती है। जैसे यहाँ पे ये लैम्डा 2 वेवलेंथ ज्यादा है तो लैम्डा 2 वेवलेंथ की यहाँ पे सेकंड फ्रिंज बनी, और जिसकी वेवलेंथ कम है लैम्डा 1 उसकी यहाँ पे थर्ड फ्रिंज बनी। यानी कि अगर इसकी nth फ्रिंज बन रही है तो इसकी कौन सी फ्रिंज बन रही है, n+1 फ्रिंज बन रही है यहाँ पे। ये चीज हमको एज्यूम करनी पड़ेगी तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। जब भी ये पूछा जाए ना कि स्क्रीन के सेंटर से वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहां पे ओवरलैपिंग होगी, तो ये मान लेना कि जिसकी वेवलेंथ कम है, जिस लाइट की वेवलेंथ कम है उसकी तो आपको n+1 फ्रिंजेस लेनी है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी n फ्रिंजेस लेनी है। और ये मानना है कि इसकी nth फ्रिंज और इसकी n+1 फ्रिंजेस ये आपस में ओवरलैप करेंगी, मतलब इतनी दूरी में इसकी तो n फ्रिंज बनेंगी और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी n+1 फ्रिंजेस बन जाएंगी और ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे कि n कितना होना चाहिए उसके लिए। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही पोजीशन पे दोनों कलर की फ्रिंजेस बन रही होंगी, इसकी तो nth फ्रिंज बनेगी और इसकी n+1 फ्रिंज बनेंगी, लेकिन बनेंगी एक ही पॉइंट के ऊपर, तभी तो ओवरलैपिंग होगी, एक ही जगह पे बनेंगी दोनों। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो इसका मतलब स्क्रीन के सेंटर से ये जो लैम्डा 2 वेवलेंथ की nth फ्रिंज है और लैम्डा 1 वेवलेंथ की जो n+1 फ्रिंज है इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, बराबर आएगी। इसका मतलब xn फॉर लैम्डा 2 वेवलेंथ और xn+1 फॉर लैम्डा 1 वेवलेंथ, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस यही आपका हिंट है, इसी से सॉल्व कर लो। xn का फॉर्मूला तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है n d लैम्डा अपॉन d, और इसमें लैम्डा की जगह लैम्डा 2 पुट करना है, बस आपको n d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d लिख देंगे। और इधर क्या आएगा, ये xn+1 है यहाँ पे, है ना, xn+1, लेकिन किसके लिए, लैम्डा 1 के लिए, तो मुझे लिखना है n की जगह तो n+1 इसी फॉर्मूले के अंदर, और d और लैम्डा की जगह मैं लैम्डा 1 लिखूंगा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ऐसा आ गया, कैपिटल D और स्मॉल d दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे, इधर तो बचेगा n लैम्डा 2 कितना है 5
560 नैनो मतलब 10 की पावर -9 इक्वल टू n+1, नीचे लिख रहा हूं n+1 और λ1 कितना है 420 और नैनो मतलब 10 की पावर -9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -9 तो उड़ाई दो दोनों साइड में, ठीक है, एक जीरो भी कैंसिल कर देंगे और इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 14 से कैंसिल होगा दोनों साइड में, तो ये बनेगा 4n इक्वल टू 3 इंटू n+1। आप इसको सॉल्व कर लो, 4n इक्वल टू 3n+3 आ गया, तो n इक्वल टू क्या आया बोलो 3 आ गया, मतलब n की वैल्यू 3 है, मतलब λ2 वेवलेंथ की जो थर्ड फ्रिंज है वो ओवरलैप करेगी λ1 वेवलेंथ की 3+1 यानी कि फोर्थ फ्रिंज के साथ में, ये इसका मतलब है। तो λ2 वेवलेंथ की तो थर्ड फ्रिंज होगी और λ1 वेवलेंथ की फोर्थ फ्रिंज होगी जो ओवरलैप कर रही होगी इन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, कि n कौन से नंबर की फ्रिंज आपस में ओवरलैप करेगी। साथ में ये भी पूछा कि कितनी दूरी पे ओवरलैप करेंगी, तो ये जो दूरी है ये भी आपको बतानी है स्क्रीन के सेंटर से। तो हम एक काम करते हैं, λ2 वेवलेंथ के लिए थर्ड फ्रिंज की जो दूरी है वो पता कर लेते हैं। λ1 वेवलेंथ के लिए करोगे तो फोर्थ फ्रिंज की दूरी पता करनी पड़ेगी, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो λ2 वेवलेंथ के लिए nth जो यानी कि थर्ड जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी दूरी पता करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यही लगेगा x3 फॉर λ2 वेवलेंथ, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आएगा 3 इंटू, अब d की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, लैम्डा कितना है λ2 है 560 नैनो मतलब 10 की पावर -9 नैनोमीटर, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई स्मॉल d जो कि दे रखा है 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे ये जो डिस्टेंस अपने पास आएगी स्क्रीन के सेंटर से थर्ड ब्राइट फ्रिंज की फॉर λ2 वेवलेंथ, यही वो डिस्टेंस है जहां पे ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक है। तो ये दूरी कैलकुलेट कर लेंगे, इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन kept at a distance capital D from the slits. If the screen is moved towards the slits by 5 into 10 raised to power -2 meter, the change in fringe width is found to be 3 into 10 raised to power -5 meter. If the separation between the slits is 10 raised to power -3 meter, then calculate the wavelength of the light used. तो किस वेवलेंथ की लाइट हमने यूज करी ये आपको बताना है। पहले तो मैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख देता हूं, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है। यहां पे ये बोल रहा है कि अगर हम स्क्रीन को स्लिट की तरफ खिसका देते हैं, कितना 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, इतना खिसका देते हैं, कितना खिसकाना है, डेल्टा कैपिटल डी है 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इतना खिसका दिया, तो उससे फ्रिंजेस की विड्थ पे जो चेंज आएगा, फ्रिंजेस की विड्थ में जो चेंज आएगा वो होगा 3 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अगर आप स्क्रीन को स्लिट की तरफ खिसकाते हो मतलब कैपिटल डी को कम कर रहे हो, और कैपिटल डी को कम करोगे तो फ्रिंजेस की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इतनी कम हो रही है वो, ऐसा बोल रही है। अगर इतना स्क्रीन को खिसका देंगे ना स्लिट की तरफ तो इतनी जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। अब जो स्लिट्स है उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल डी 10 की पावर -3 मीटर के बराबर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है। और लैम्डा आपको पूछा जा रहा है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमने स्क्रीन को रखा हुआ है इसके अंदर, तो लैम्डा पूछ रहे कि कितनी वेवलेंथ की लाइट हमने यूज करी होगी, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि जो कैपिटल डी है उसको हम चेंज कर रहे हैं और उससे बीटा चेंज हो रहा है, लैम्डा सेम रहेगा दोनों कंडीशन में जब चेंज करोगे या नहीं करोगे, और स्मॉल डी भी सेम रहेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप कैपिटल डी को चेंज कर रहे हो जिससे बीटा चेंज हो रहा है। तो मैं शुरुआत वाली कंडीशन में मान लेता हूं कि जब आपने कैपिटल D1 डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखा होगा तो फ्रिंज विड्थ मिल रही है मान लो बीटा 1, तो ये फॉर्मूला बनेगा D1 इंटू लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। और जब आपने स्क्रीन को थोड़ा सा स्लिट के पास खिसका दिया होगा तो D1 की बजाय अब डिस्टेंस कम होकर D2 हो गई होगी, उससे फ्रिंजेस की विड्थ भी कम हो गई होगी, तो वो फॉर्मूला बनेगा बीटा 2 इक्वल टू D2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 बराबर कैपिटल डी चेंज हो रहा है D1 माइनस D2, और लैम्डा और डी यहाँ पे, लैम्डा और स्मॉल डी यहाँ पे
कॉमन ले लिए मैंने, तो कॉमन लेके मैंने लिख दिया d1 माइनस d2 इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी। क्या पूछा इसने, लेमडा पूछा, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2 और इनटू स्मॉल डी। अब बीटा 1 माइनस बीटा 2 मतलब चेंज इन फ्रिंज विड्थ, ये आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ और d1 माइनस d2 आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻2 और स्मॉल डी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻⁻3 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे अपने पास क्या आएगा, वेवलेंथ आ जाएगी जो लाइट की आपने यूज करी होगी। बिल्कुल आसान है ये तो, आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है डिफ्रैक्शन के ऊपर, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। देखो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके अंदर जो एंगुलर सेपरेशन होता है, एंगुलर सेपरेशन, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन ए के बराबर, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन ए। अब आप खुद बताओ कि इसमें जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो आ रहा है क्या फॉर्मूले के अंदर, वो तो फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। अगर वो फॉर्मूले में नहीं आ रहा है इसका मतलब कैपिटल डी को आप कितना भी चेंज करो, यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना भी चेंज करो, चाहे उसको आप कम करो या ज्यादा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। डी के चेंज होने से जो एंगुलर सेपरेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगुलर सेपरेशन तभी चेंज होगा जब या तो आप लाइट की वेवलेंथ चेंज करो या जो स्लिट यूज कर रहे हो उसका विड्थ चेंज करो, तभी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। बाकी कैपिटल डी के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्क्रीन को आप चाहे स्लिट के पास लेके आओ या दूर लेके जाओ, जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे।